तिवारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जान लेंगे क्लास 7 के विज्ञान का 7वां अध्याय जंतुओं और पादप में परिवहन के बारे में। इस अध्याय में हम समझेंगे मानवों में परिसंचरण तंत्र कहने का क्या तात्पर्य है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स क्या हैं, धमनी, सिरा तथा केशिकाएं क्या होती हैं, मनुष्यों में हृदय कैसे कार्य करता है, जंतुओं में उत्सर्जन तंत्र कहने का क्या अभिप्राय है, रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर किस प्रकार निकाला जाता है, डायलिसिस कहने का क्या अर्थ है, यूरिक अम्ल क्या होता है, पादपों में पदार्थों का परिवहन कैसे होता है, पौधे किस प्रकार वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं। इसके अलावा कई सारे बिंदुओं को हम जानेंगे। तो चलिए आज का यह अध्याय हम शुरू करते हैं। आप सभी जानते हैं कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। उन्हें इन सभी पदार्थों को अपने शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना होता है। साथ ही जंतुओं को उन अंगों में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन उस स्थान तक करना होता है जहां से उन्हें बाहर निकाला जा सके। क्या आप जानते हैं यह सब कैसे संभव होता है? चित्र 7.1 को देखिए। क्या आपको हृदय और रक्त वाहिनियां दिखाई दे रही हैं? हृदय और रक्त वाहिनियां संयुक्त रूप से हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र बनाती है। इस अध्याय में हम पादप और जंतुओं में पदार्थों के परिवहन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, जैसा आप यहाँ परिसंचरण तंत्र की प्रणाली को देख पा रहे हैं, यहाँ मानव के शरीर में वाहिनियों का जाल बिछा है, जहाँ एक वाहिनियाँ लाल रंग की दिखाई दे रही हैं और दूसरी तरफ दूसरी वाहिनियाँ नीले रंग की दिखाई दे रही हैं। यहाँ आपको हृदय, सिरा और धमनी दिखाया गया है। चलिए जान लेते हैं धमनी और सिरा में क्या अंतर है। धमनियों की भित्ति या दीवार मोटी तथा लचीली होती है। सिरा की भित्ति या दीवार पतली तथा लचीली होती है। धमनियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त होने के कारण यह लाल दिखाई देती है। सिराओं के रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण यह नीली दिखाई देती है। इनमें यानी धमनियों में रुधिर का बहाव तीव्र व झटके के साथ होता है। वहीं सिरा में रुधिर का बहाव सामान्य व धीरे धीरे होता है। धमनियां अधिक गहराई में उपस्थित होती हैं, वहीं सिराएं शरीर में कम गहराई पर स्थित होती हैं। अब हम जान लेंगे परिसंचरण तंत्र के बारे में। रक्त, जब आपके शरीर का कोई भाग कट जाता है तो क्या होता है? रक्त या रुधिर बाहर बहने लगता है। लेकिन रक्त है क्या? रक्त वह तरल पदार्थ या द्रव है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। यह पाचित भोजन को क्षुद्रांत या छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। रक्त शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन भी करता है। रक्त विभिन्न पदार्थों को किस प्रकार ले जाता है? रक्त एक तरल से बना है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं निलंबित रहती हैं। यहाँ पहेली एक सवाल पूछती है। वो सवाल है, रक्त का रंग लाल क्यों होता है?
चलिए जानते हैं। रक्त में एक प्रकार की कोशिकाएं लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसी होती हैं, जिनमें एक लाल वर्णक होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में और अंततः सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर को सभी कोशिकाओं को कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। रक्त में अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी होती हैं, जिन्हें श्वेत रक्त कोशिकाएं या डब्ल्यूबीसी कहते हैं। ये कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती है जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। बूझो खेलते समय गिर गया और उसके घुटने में चोट लग गई। कटे हुए स्थान से रक्त बहने लगा। कुछ समय बाद उसने देखा कि रक्त का बहना अपने आप रुक गया और कटने के स्थान पर गहरे लाल रंग का एक थक्का जम गया है। यह देखकर बूझो कुछ परेशान हो गया। रक्त का थक्का बन जाना उसमें एक अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है, जिसे पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स कहते हैं। अब हम जान लेंगे रक्त वाहिनियां के बारे में, लेकिन रक्त वाहिनियों को जानने से पहले हम कुछ बातों को समझने की कोशिश करेंगे। आप यह जानते होंगे कि श्वसन के दौरान हम ऑक्सीजन लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यहाँ वाहिनियों को लाल तथा नीला दिखाया गया है। जिन वाहिनियों में ज़्यादा ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है उसे लाल रंग दिया गया है, क्योंकि ऑक्सीजन युक्त रक्त शुद्ध हुआ। जिन वाहिनियों में कम ऑक्सीजन या ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है उसे नीला रंग दिया गया है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त अशुद्ध रक्त हुआ। शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनियां होती हैं, जो रक्त को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। आप जानते हैं कि अंतःश्वसन के समय ऑक्सीजन की ताज़ा आपूर्ति फेफड़ों या फुफ्फुसों को भर देती है। रक्त इस ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के अन्य भागों में करता है। साथ ही कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य अपशिष्ट पदार्थों को ले लेता है। इस रक्त को वापस हृदय में लाया जाता है, जहां से यह फेफड़े में लाया जाता है। फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है, जैसा कि आपने अध्याय 6 में पढ़ा। इस प्रकार शरीर में दो प्रकार की रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं, एक हुआ धमनी और दूसरा सिरा। अब हम धमनी के बारे में और सिरा के बारे में कुछ बातों को जानेंगे। धमनियां हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं। चूंकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है, अतः धमनियां की भित्तियां या दीवार मोटी और प्रत्यास्थ होती हैं। आइए हम धमनियों से रक्त के प्रवाह का अनुभव करने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 7.1 अपने दाहिने या दक्षिण हाथ की मध्य और तर्जनी अंगुली को अपनी बाईं या वाम कलाई के भीतरी भाग पर रखिए, जैसा कि चित्र 7.2 में दिखाया गया है। क्या आपको कोई स्पंदन, गति या धक धक महसूस होती है? यहाँ स्पंदन क्यों होता है? यह स्पंदन नाड़ी स्पंदन या नब्ज कहलाता है और यह धमनियों में प्रवाहित हो रहे रक्त के कारण होता है। देखिए कि 1 मिनट में यह कितनी बार
स्पंदन होता है, जैसा यहाँ आपको इस चित्र में दिखाया गया है। आपने कितने नाड़ी स्पंदन गिने? प्रति मिनट स्पंदों की संख्या स्पंदन दर कहलाती है। विश्राम की अवस्था में किसी वयस्क व्यक्ति की स्पंदन की दर सामान्यतः 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट होती है। अपने शरीर में अन्य ऐसे भागों का पता लगाइए जहां आप नाड़ी स्पंदन को अनुभव कर सकते हैं। अपनी और अपने सहपाठियों की प्रति मिनट नाड़ी स्पंदन दर ज्ञात कीजिए। अपने द्वारा प्राप्त आंकड़ों की तुलना कीजिए। उन्हें सारणी 7.1 में लिखिए। सारणी 7.1 नाड़ी स्पंदन दर। नाम यहाँ आपको आपके सहपाठियों के नाम लिखने हैं और नाड़ी स्पंदन प्रति मिनट आपको लिखना है जो भी प्राप्त होता है उस आंकड़े के अनुसार। अब हम आगे बढ़ेंगे। वे रक्त वाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती हैं, उन्हें शिराएं कहलाती हैं। शिराओं की भित्तियां अपेक्षाकृत पतली होती हैं। शिराओं में ऐसे वाल्व होते हैं, वाल्व यानी दरवाजे आप कह सकते हैं, जो रक्त को केवल हृदय की ओर प्रवाहित होने देते हैं, जैसा कि आपको यहाँ इस चित्र में दिखाया गया है। चित्र 7.3 को देखिए। क्या आपको धमनियां अन्य छोटी छोटी वाहिनियों में विभाजित होती दिखाई देती हैं? ऊतकों में पहुंचकर वे पुनः अत्यधिक पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, जिन्हें केशिकाएं कहते हैं। केशिकाएं पुनः मिलकर शिराओं को बनाती है, जो रक्त को हृदय में ले जाती है। यहाँ बूझो कुछ सवाल जानना चाहता है और फिर पहेली इसका जवाब देती है। मैं चित्र 7.3 देखकर भ्रमित हूँ। मैंने पढ़ा था कि धमनी सदैव ऑक्सीजन समृद्ध रक्त ही ले जाती है। तो पहेली कहती है फुसफुस धमनी हृदय से रक्त को ले जाती है, इसलिए इसे सिरा नहीं बल्कि धमनी कहते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को फेफड़े में ले जाती है। फुसफुस सिरा ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फेफड़े से हृदय में लाती है। अगर आप हृदय की कार्यप्रणाली को ध्यान से देखें तो आपको यह पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों और जान लेंगे रक्तदान के बारे में। रक्त की अनुपलब्धता के कारण सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। स्वेच्छा से किया गया रक्तदान हानि रहित व दर्द रहित होता है, जो कई अनमोल जानें बचा सकता है। रक्तदान अस्पतालों में सरकार द्वारा अधिकृत जगहों पर ही किया जाना चाहिए। दान किया गया रक्त ब्लड बैंकों में विशेष देखभाल से रखा जाता है। अब हम जान लेंगे हृदय के बारे में। हृदय हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। यह निरंतर धड़कता रहता है। एक ऐसे पंप की कल्पना कीजिए जो वर्षों तक बिना रुके कार्य करता है। यह बिल्कुल असंभव प्रतीत होता है, फिर भी हमारा हृदय जीवन पर्यंत बिना रुके रक्त को पंप करने का कार्य करता रहता है। आइए हम हृदय के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करें। हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है, जिसका निचला सिरा थोड़ी बाईं ओर झुका रहता है। अपनी उंगलियों को भीतर की ओर मोड़कर मुट्ठी बना लीजिए। आपके हृदय का आमाप या साइज लगभग आपकी मुट्ठी के बराबर होता है। जरा सोचिए, यदि हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड
और ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त परस्पर मिल जाएं तो क्या होगा। ऐसी स्थिति उत्पन्न न होने देने के लिए हृदय 4 कक्षों में बंटा रहता है। ऊपरी 2 कक्ष अलिंद कहलाते हैं और निचले 2 कक्ष निलय कहलाते हैं। कक्षों के बीच का विभाजन दीवार ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त को परस्पर मिलने नहीं देती है। अब हम जान लेंगे परिसंचरण तंत्र की कार्यविधि के बारे में। यहाँ पहली कुछ बातों को सोच रही है, चलिए जानते हैं। पहली सोच रही है कि हृदय के किस भाग में ऑक्सीजन समृद्ध रक्त होगा और किस भाग में कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त होगा, यह वह जानना चाहती है। तो बच्चों, अब तक आपने जान लिया हृदय एक मांसपेशीय संरचना है और यह मुट्ठी के आकार का होता है और यह 4 कक्षों में विभाजित होता है। ऊपर के 2 कक्षों को हम अलिंद और नीचे के 2 कक्षों को हम निलय कहते हैं। यानी इस हिसाब से देखा जाए तो ये वाला भाग हमारा अलिंद हुआ और ये वाला भाग भी हमारा अलिंद हुआ और ये वाला भाग निलय और ये वाला भाग भी निलय कहलाया। तो अगर हम ध्यान दें तो यह हमारा दायां अलिंद हुआ और ये वाला हमारा बायां अलिंद हुआ। अगर आप ध्यान में देखें तो यहाँ आपको बायां अलिंद, बायां निलय और दायां अलिंद और दायां निलय दिखाई पड़ रहा है। बच्चों, अगर आप ध्यान दें तो आप देख पाएंगे हृदय में रक्त लाने तथा ले जाने के लिए पाइपनुमा संरचना या नलिकाएं होती हैं। बच्चों, याद रखिए, शरीर के ऊपरी हिस्से से रक्त तथा शरीर के निचले हिस्से से अशुद्ध रक्त इस अलिंद में आता है। यानी हमारा दायां अलिंद इन अशुद्ध रक्त से भर जाता है। ऊपरी सिरे कहने का तात्पर्य सिर और भुजाओं से और निचला हिस्सा यानी पेट, पैर इत्यादि से रक्त इस दाहिने अलिंद में आता है। फिर क्या होता है इसे समझिए। दोनों रक्त मिलकर इस दाएं अलिंद में अशुद्ध रक्त छोड़ते हैं। फिर इस अलिंद में नीचे की तरफ एक तरफा खुलने वाला एक वाल्व होता है। यहाँ पर आप वाल्व देख सकते हैं। ये वाल्व तभी खुलता है जब नीचे वाला निलय फैलने लगता है। निलय में रक्त आने के बाद ऊपर का वाल्व पूरी तरह से बंद हो जाता है। अर्थात यह वाल्व तभी खुलता है जब ऊपर का रक्त नीचे आता है और इसमें पूरी तरह से अशुद्ध रक्त भर जाने के बाद यह वाल्व नहीं खुलता है। इसे आपको समझना है, यानी वह उल्टा नहीं खुलता है। अब निलय से जब रक्त बाहर की तरफ निकलता है तो यहाँ ऊपर वाले खुलने के पास भी एक वाल्व होता है। यह रक्त तभी बाहर निकलता है जब निलय सिकुड़ता है। तो आपको ध्यान देना है, इस निलय में आने के बाद रक्त इस वाल्व के माध्यम से अब यह चली जाती है हमारे लंग्स या फेफड़े में शुद्ध होने के लिए। इसे आपको समझना है। फेफड़े में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर यह अशुद्ध रक्त अब शुद्ध हो जाता है और यह फिर लाल रंग का दिखाई देता है। ये लाल रक्त एक बार फिर फेफड़े से हृदय की तरफ चलता है तथा बाएं अलिंद के अंदर आता है। यहाँ भी एक वाल्व होता है। अगर आप ध्यान दें तो आप एक वाल्व देख पाएंगे।
जब निलय फैलता है तो शुद्ध रक्त निलय में खिंचा चला आता है, यानी ये वाला हिस्सा पूरी तरह से अब शुद्ध रक्त से भर गया है। और जब निलय सिकुड़ता है तब यह ऊपर खुलने वाले वाल्व की ओर, जैसे सिर, भुजा, पेट तथा पैर की तरफ यह बाहर निकलने लगता है, जैसा आपको यहाँ इस चित्र में दिखाया गया है। यहाँ इस भाग से यह शरीर के विभिन्न अंगों तक यह चला जाता है। तीरों द्वारा इंगित दिशा का अनुसरण कीजिए। इस चित्र में तीरों द्वारा हृदय से फेफड़े में और वापस हृदय में रक्त के प्रवाह की दिशा दिखाई गई है, जहां से वह शेष शरीर में पंप होता है। लेकिन यहाँ मैंने आपको पूरी प्रक्रिया ही आपको समझा दी है। अब हम आगे बढ़ेंगे और जान लेंगे हृदय स्पंद के बारे में। हृदय के कक्ष की भित्तियां पेशियों की बनी होती है। ये पेशियां लयबद्ध रूप से संकुचन और विश्रांति करती हैं। यह लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाली लयबद्ध विश्रांति दोनों मिलकर हृदय स्पंद या हार्ट बीट कहलाता है। याद रखिए, हृदय का स्पंद जीवन के हर क्षण होता रहता है। यदि आप अपने वक्ष की बाईं तरफ हाथ रखें तो अपने हृदय स्पंद या धड़कन को महसूस कर सकते हैं। चिकित्सक आपको हृदय स्पंद को मापने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का उपयोग करते हैं। चिकित्सक स्टेथोस्कोप का उपयोग हृदय स्पंद की ध्वनि को आवर्धित करने की युक्ति के रूप में करते हैं। स्टेथोस्कोप के एक सिरे पर एक चेस्ट पीस लगा होता है, जिसमें एक संवेदनशील डायाफ्राम होता है। दूसरे सिरे पर दो ईयरपीस या श्रोतिका लगे होते हैं, जो एक नली द्वारा चेस्ट पीस से जुड़े रहते हैं। चिकित्सक स्टेथोस्कोप का चेस्ट पीस आपके हृदय के स्थान पर रखकर श्रोतिकाओं से हृदय के स्पंदनों की ध्वनि का अध्ययन करते हैं, जिससे उन्हें आपके हृदय की स्थिति का आकलन करने में सहायता मिलती है। आइए हम अब अपने आसपास उपलब्ध सामग्री से स्टेथोस्कोप का एक मॉडल बनाना सीखें। क्रियाकलाप 7.2 6 से 7 सेंटीमीटर व्यास की कोई कीप लीजिए। कीप के स्तंभ पर रबड़ की एक नली लगभग 50 सेंटीमीटर लंबी को कसकर लगाइए। कीप के मुख पर रबड़ की एक झिल्ली अथवा गुब्बारे को तान कर लगाइए और रबड़ बैंड की सहायता से कस दीजिए। अब रबड़ की नली के मुक्त सिरे, जैसा आप यहाँ इस चित्र में देख पा रहे हैं कि स्टेथोस्कोप का मॉडल कैसे बनाया जा रहा है, जो कि हृदय स्पंद को सुनने का एक यंत्र है। यानी अब रबड़ की नली के मुक्त सिरे को अपने कान के पास रखिए। कीप के मुख को अपने वक्ष पर हृदय के निकट रखिए। अब सावधानी पूर्वक से ध्वनि सुनने का प्रयास कीजिए। क्या आपको नियमित स्पंदन ध्वनि सुनाई दे रही है? यह ध्वनि हृदय स्पंदनों की है। आपका हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा था? 4 से 5 मिनट तक दौड़ने के बाद पुनः हृदय स्पंदन की दर ज्ञात कीजिए। अपने प्रेक्षणों की तुलना कीजिए। अपनी तथा अपने मित्रों की विश्राम अवस्था तथा 4 से 5 मिनट दौड़ने के बाद हृदय स्पंदन तथा नाड़ी स्पंद या पल्स दर की दर सारणी 7.2 में रिकॉर्ड कीजिए। क्या आपको अपने हृदय स्पंदन और नाड़ी स्पंद दर के बीच कोई संबंध दिखाई देता है? प्रत्येक हृदय स्पंदन धमनियों में एक स्पंद उत्पन्न करता है। प्रति मिनट धमनी में उत्पन्न स्पंद हृदय स्पंद दर को बताती है। तो बच्चों, जैसा सारणी 7.2 में
आपको दिखाई पड़ रहा है, हृदय स्पंदन और स्पंद दर। तो बच्चों, सावधानी पूर्वक आपको इस सारणी को खुद से भरना है। हृदय के विभिन्न कक्षों की लयबद्ध गति रक्त के परिसंचरण और पदार्थों के परिवहन को बनाए रखती है। बच्चों, याद रखिए, रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने 1578 और 1657 के बीच इनका इस कार्यकाल की ही अवधि में इन्होंने किया था। विलियम हार्वे नामक एक चिकित्सक ने की थी, जो अंग्रेज थे। उन दिनों यह मान्यता थी कि रक्त शरीर की वाहिनियों में दोलन करता रहता है। इस मत के लिए हार्वे का उपहास किया गया और उन्हें परिसंचारी या सर्कुलेटर कहा जाता था। उनके अधिकांश रोगियों ने उनसे उपचार कराना बंद कर दिया। तथापि हार्वे की मृत्यु से पहले परिसंचरण के बारे में उनके विचार को जीव विज्ञानी तथ्य के रूप में मान्यता मिल गई थी। बूझो जानना चाहता है कि क्या स्पंज और हाइड्रा में भी रक्त होता है। स्पंज और हाइड्रा जैसे जंतुओं में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। जिस जल में वे रहते हैं वहीं उनके शरीर में प्रवेश करके उनके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है। जब जल बाहर निकलता है तो वह अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को ले जाता है। अतः उन्हें परिसंचरण हेतु रक्त के समान तरल की आवश्यकता नहीं होती है। आइए अब हम शरीर द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त अन्य अपशिष्ट पदार्थों की निकासी के विषय में अध्ययन करें। जंतुओं में उत्सर्जन। आपको याद होगा कि शरीर में अपशिष्ट पदार्थों के रूप में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े द्वारा किस प्रकार उच्छ्वसन के प्रक्रम के दौरान शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। यह भी ध्यान में रखिए कि अपाचित भोजन बहिक्षेपण प्रक्रम द्वारा मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। आइए अब हम यह मालूम करें कि अन्य अपशिष्ट पदार्थ शरीर द्वारा कैसे बाहर निकाले जाते हैं। आपके मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि आखिर ये अपशिष्ट पदार्थ आते कहाँ से हैं। याद रखिए बच्चों, जब हमारी कोशिकाएं अपना कार्य करती है तो कुछ पदार्थ अपशिष्ट के रूप में निर्मुक्त होते हैं। अधिकांशतः ये पदार्थ विषाक्त होते हैं, इसलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं और उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। अब हम जान लेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में। रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाना चाहिए। यह किस प्रकार होता है? इसके लिए रक्त को छानने की व्यवस्था की आवश्यकता है। यह व्यवस्था वृक्क यानी गुर्दों में उपस्थित रक्त कोशिकाओं द्वारा उपलब्ध की जाती है। जब रक्त दोनों वृक्कों में पहुंचता है तो इसमें उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। उपयोगी पदार्थ को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में पृथक कर लिए या हटा दिए जाते हैं। वृक्कों से मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्र मूत्राशय में जाता है। मूत्र वाहिनियां नली के आकार की होती हैं। मूत्राशय में मूत्र संचित होता है। मूत्राशय से एक पेशीय नली जुड़ी होती है जिसे मूत्रमार्ग कहते हैं। मूत्रमार्ग का
दूसरा सिरा खुला होता है जिसे मूत्र रंध्र कहते हैं और जिससे मूत्र शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। वृक्क, मूत्र वाहिनियां, मूत्राशय और मूत्रमार्ग मिलकर सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। कोई वयस्क व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर मूत्र करता है। मूत्र में 95% जल और 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अपशिष्ट उत्पाद होते हैं। यह हम सभी का अनुभव है कि गर्मियों में हमें पसीना या स्वेद आता है। स्वेद में जल और लवण होते हैं। बूझों ने देखा कि गर्मियों के दिनों में प्रायः पसीने के कारण कपड़ों में सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं, विशेषकर उन स्थानों में जहां अधिक पसीना आता है। ये धब्बे पसीने में उपस्थित लवण के कारण बनते हैं। क्या स्वेदन या पसीना आने का कोई विशेष प्रयोजन होता है? हम जानते हैं कि मिट्टी से बने घड़े में रखा पानी ठंडा हो जाता है। इसका कारण है कि घड़े के छिद्रों से रिसकर पानी उनकी बाहरी सतह पर आ जाता है और जब यह पानी वाष्पित होता है तो घड़े में बचा शेष पानी ठंडा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार पसीना में भी हम अपने शरीर को ठंडा बनाए रखने में यह पसीना हमारी मदद करता है। तो बच्चों, यहाँ पर आप मानव उत्सर्जन तंत्र को देख पा रहे हैं, जहाँ आपको वृक्क, 2 वृक्क दिखाई दे रहे हैं और वृक्क से वाहिनियाँ निकली हुई हैं, 2 वाहिनियाँ निकली हुई हैं। ये मूत्र वाहिनियाँ हैं और ये हिस्सा जो एक थैलीनुमा है, यह मूत्राशय का है। मूत्राशय में मूत्र आकर इकट्ठा होता है और फिर मूत्र मार्ग यानी इस मार्ग के द्वारा यह बाहर निकल जाता है। इसे आपको याद रखनी है। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है अगर किसी व्यक्ति के वृक्क काम करना अगर बंद कर दें तो क्या होगा? ऐसा किसी संक्रमण अथवा चोट के कारण हो सकता है। वृक्क के अक्रिय हो जाने की स्थिति में रक्त में अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति की अधिक दिनों तक जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। तथापि यदि कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त को नियमित रूप से छानकर उसमें से अपशिष्ट पदार्थों को हटा दिया जाए तो उसके जीवन काल में वृद्धि संभव है। इस प्रकार रक्त के छनन की विधि को अपोहन या डायलिसिस कहते हैं। पहेली जानना चाहती है कि क्या अन्य जंतु भी मूत्र करते हैं? तो बच्चों, याद रखिए, जंतुओं के शरीर से अपशिष्ट रसायनों के निष्कासन की विधि जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है। मछलीय जलीय जंतु कोशिका के अपशिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं, जो सीधे जल में घुल जाती है। पक्षी, छिपकली, सर्प जैसे कुछ अन्य जंतु अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अर्ध घन यानी सेमी सॉलिड पदार्थ के रूप में करते हैं, जो मुख्यतः श्वेत या सफ़ेद रंग का यौगिक यूरिक अम्ल होता है। मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों में यूरिया प्रमुख है। पादपों में पदार्थों का परिवहन के बारे में अध्याय 1 में आपने पढ़ा कि पौधे या पादप अपनी जड़ों या मूलों द्वारा मृदा से जल और खनिज पोषकों का अवशोषण करके उन्हें पत्तियों तक उपलब्ध कराते हैं। पत्तियां जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर प्रकाश संश्लेषण के
प्रक्रम द्वारा पौधों के लिए भोजन बनाती है। अध्याय 6 में आपने यह भी पढ़ा कि सभी जीवों का भोजन उनके लिए ऊर्जा का स्रोत होता है। जीव की प्रत्येक कोशिका में ग्लूकोज का विखंडन होने से ऊर्जा निर्मुक्त होती है। कोशिकाएं इस ऊर्जा का उपयोग जीवन की मूल क्रियाविधियों को संपादित या पूरा करने में करती है। अतः यह आवश्यक है कि जीव की प्रत्येक कोशिका को भोजन उपलब्ध कराया जाए। क्या आपने कभी इस प्रश्न पर विचार किया है कि पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा पोषक तत्व पत्तियों तक किस प्रकार पहुंच जाते हैं? पौधों के वे भाग जो भोजन नहीं बना सकते, पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं? जल और खनिजों का परिवहन। पादप मूल या जड़ द्वारा जल और खनिजों को अवशोषित करते हैं। मूलों में मूल रोम होते हैं। वास्तव में मूल रोम जल में घुले हुए खनिज पोषक पदार्थों और जल के अंतर्ग्रहण के लिए मूल के सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। मूल रोम मृदा कणों के बीच उपस्थित जल के संपर्क में रहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं जल किस प्रकार मूलों से पत्तियों तक पहुंचता है? पादपों में किस प्रकार का परिवहन तंत्र पाया जाता है? यहाँ बूझो कुछ कहता है, चलिए जानते हैं। बूझों का विचार है कि शायद पादपों के सभी भागों में जल के परिवहन के लिए पाइप बने होते हैं, जैसे कि हमारे घरों में जल की आपूर्ति के लिए होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक। बूझों ने बिल्कुल सही सोचा है। पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप जैसी वाहिकाएं होती हैं। वाहिकाएं विशेष कोशिकाओं की बनी होती हैं जो संवहन ऊतक बनाती हैं। ऊतक कोशिकाओं का वह समूह होता है जो किसी जीव में किसी कार्य विशेष को संपादित करता है। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन ऊतक होता है उसे जाइलम या दारू कहते हैं। जाइलम चैनलों या नलियों का सतत यानी निरंतर एक जाल बनाता है जो मूलों को तने और शाखाओं के माध्यम से पत्तियों से जोड़ता है और इस प्रकार बना तंत्र पूरे पादप में जल का परिवहन करता है। आप जानते हैं कि पत्तियां भोजन का संश्लेषण करती है। भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाया जाता है। यह कार्य एक संवहन ऊतक द्वारा किया जाता है जिसे फ्लोएम या पोषवाह कहते हैं। तो बच्चों, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जाइलम या दारू को दिखाया गया है और यहाँ है मूल रोम। इस पूरे भाग को आप समझने की कोशिश कीजिए। मूल रोम से पानी क्या होता है? मूल रोम से पानी और पोषक तत्व ठीक इस दिशा में आगे बढ़ रहे होते हैं और यह जाइलम तक पहुंचता है। अगर आप ध्यान दें तो पौधों में आप इस प्रकार की प्रणाली को देख पाएंगे जहां पर एक प्रणाली में यह मूल रोम द्वारा अवशोषित जल को यह जड़ों से अवशोषित करके यह पौधे के विभिन्न भागों अप टू पत्तियों तक यह पहुंचाता है। और एक और वाहिकाएं देखेंगे जहां पर यह पत्तियों में बने भोजन को यह पौधे के विभिन्न भागों तक ले जाता है। ध्यान से देखिए, ये एरो या ये तीर दो प्रकार के बने हैं जहां पर एक तीर ऊपर की तरफ चढ़ता है और दूसरा तीर यहाँ
नीचे की तरफ आ रहा होता है। तो आपने जाना कि इस प्रकार जाइलम और फ्लोएम पादपों में पदार्थों का परिवहन करते हैं। पहेली ने देखा कि उसकी माँ यदि भिंडी और अन्य सब्जियां सूख गई हों तो वे उन्हें कुछ देर के लिए जल में डुबो देती हैं। वह जानना चाहती है कि उनमें जल कैसे प्रवेश करता है। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे बच्चों। हमें इस क्रियाकलाप के लिए एक कांच का गिलास, पानी, लाल सिहाई व एक कोमल शाक जातीय पौधों की टहनी, उदाहरण के लिए बालसम व एक ब्लेड की आवश्यकता होगी। गिलास को 1/3 पानी से भरें, उसमें कुछ बूंदें लाल सिहाई की डालें। एक कोमल शाकीय पौधे की टहनी के आधार को एक ब्लेड की सहायता से काटकर ग्लास में, जैसा कि चित्र 7.8 ऑ में दिखाया गया है। अगले दिन इसका अवलोकन कीजिए जिस प्रकार यहाँ आपको इस चित्र में दिखाया गया है। रंगीन पानी में रखी गई शाकीय पौधे की टहनी। एक दिन बाद जब इसे आप देखते हैं तो पानी तने में ऊपर की ओर चढ़ता है और तने की अनुप्रस्थ काट को जो लाल रंग के बिंदु प्रदर्शित करते हैं, यानी तने में लाल रंग के कुछ बिंदुओं को देखा जा सकता है। क्या शाकीय पौधों की टहनी का कोई भाग लाल रंग का दिखाई देता है? टहनी के अनुप्रस्थ काटिए और इसके अंदर लाल रंग का अवलोकन कीजिए। तो इस प्रकार आपने जाना कि किसी भी पौधे के तने द्वारा पानी और खनिज लवण पौधों की पत्तियों तक पहुंचता है। यहाँ पर अनुप्रस्थ काट द्वारा ही जो बचे तने के भाग से अवशोषित जल पौधे के विभिन्न भागों तक नहीं पहुंच पाया, वरन इसके लिए इसे और कुछ समय चाहिए तो यह पत्तियों तक भी पहुंच सकता। हालांकि इसे काट दिया गया है, इसलिए ये तने के कुछ भागों तक ही पहुंच पाया। इसे आपको समझना है। अब हम बच्चों जान लेंगे वाष्पोत्सर्जन के बारे में कि आखिर ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होती है। कक्षा 6 में आपने पढ़ा कि पादप वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा बहुत अधिक जल निर्मुक्त करते हैं। पादप मृदा से खनिज, पोषक तत्व और जल अवशोषित करते हैं। अवशोषित किया गया सारा जल पादप द्वारा उपयोग नहीं किया जाता। पत्तियों की सतह पर उपस्थित रंध्रों से वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा जल वाष्पित हो जाता है। पत्तियों से जल के वाष्पन से चूषण, अभिकर्षण या खिंचाव विकसित हो जाता है। यह वैसे ही है जैसे आप स्ट्रॉ से जल का चूषण करते हैं। विशाल वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाई तक जल अभिकर्षण या खिंचाव इसी प्रकार का होता है। वाष्पोत्सर्जन पादप को ठंडा रखने में भी सहायक होता है। बूझो यहाँ कुछ कहता है, चलिए जानते हैं। बूझो जानना चाहता है कि पादप क्यों मृदा में से अधिक मात्रा में जल अवशोषित करते हैं और फिर उसे वाष्पोत्सर्जन द्वारा बाहर निकाल देते हैं। तो बच्चों याद रखिए, जिस प्रकार हमें जल की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार पादपों को भी जल की आवश्यकता होती है और जल का व्यवहार कर लेने के बाद वह उसे जलवाष्प के रूप में बाहर छोड़ देते हैं। और इस पूरे प्रक्रम में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ही यह पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है। इसे आपको याद रखना है। तो बच्चों, यह था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तिवारी एकेडमी ऐप के द्वारा आप अपनी पढ़ाई फ्री में पूरी कर सकते हैं।